जोहार, नमस्कार। संविधान बना, जिसको भारत का संविधान कहते हैं। भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में सारी बात का निचोड़ है लगभग। जहाँ शुरू होता है कि हम भारत के लोग इस संविधान को बनाते हैं, वहीं अंत होता है कि हम भारत के लोग ही इसको अधिग्रहित करते हैं और हम भारत के लोग ही इसको अस्वीकार करते हैं। उस भारत के संविधान में जो धर्म ग्रंथों की तरह, बाइबल कुरान की तरह सरकारों के लिए, शासन के लिए, प्रशासन के लिए और नागरिक के लिए, सबके लिए कंपलसरी है। जिस तरह धर्म ग्रंथों में जो वाक्य दिए गए हैं उसको लोग मानते हैं। इसमें यह है कि सिटीजन फर्स्ट, लोकतंत्र में जो है कि भारत के लोगों के द्वारा, लोगों से, लोगों के लिए, उसमें जो भारत का संविधान का जो निचोड़ है, निचोड़ जीवन से है। और जीवन यानी कि हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। इन 75 सालों में गरिमा की व्याख्या कुछ लोगों के पास रह गई। यह गरिमा शब्द जो है वह आम आदमी तक नहीं पहुंचा। डिग्निटी, लाइफ विथ डिग्निटी। अब जो 3 कानून थे जो अंग्रेजों के पीरियड में बने थे, उन 3 कानूनों को संशोधन करके नई संहिताएं बनाई गई हैं। ये हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे। इन नई संहिताओं को बनाने के पीछे जो सिद्धांत है वह है कि नागरिक पहले, न्याय पहले और गरिमा पहले। यहाँ से आरंभ करते हैं। तो हम अपने एक्सपर्ट्स का परिचय कराते हैं। 3 कानून क्या है वही बताएंगे और उस कानूनों पर आगे बात करेंगे हम। हमारे साथ है नीलिमा, फ्रेशर है, एडवोकेट है, स्वागत है आपका। हमारे साथ है सोनल तिवारी, एडवोकेट है, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, आपका भी स्वागत है। जोहार, नमस्कार। नीलिमा, आप ये बताएं कि ये जो 3 नए कानून हैं, संशोधित होकर के आए हैं, वो 1 अप्रैल से लागू होने जा रहे हैं। क्या है ये 3 नए कानून? जी नमस्कार। सबसे पहले 3 जो कानून हैं जो चेंज होने वाले हैं, वो पहले आईपीसी के नाम से जाने जाते थे, इंडियन पिनल कोड 1860, दूसरा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और तीसरा सीआरपीसी, जो कि 1973 में वो थोड़े चेंज भी हुए थे, पर थोड़े हुए थे, पूरे नहीं थे। और इनका अब पूरा नया बिल, जो नया एक्ट आया है, वो 1 जुलाई से लागू होने वाला है और उनका नाम है, आईपीसी को करके भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को चेंज करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है और इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य संहिता कर दिया गया है। ये सारे इस तरीके से किए गए हैं जो, क्योंकि पहले जो एक्ट थे वो सारे ब्रिटिश वाले टाइम के थे, तो इन चीज़ों को चेंज करके अभी के अनुसार, अभी के नए ज़माने के अनुसार चीज़ों को चेंज करके उनके तरफ से चलने के लिए ये नए 3 कानून लाए गए हैं बेसिकली। दोनों में सोनल तिवारी जी जो अंतर है, एक तो अंग्रेजों ने जो कानून बना है वो शासन करने के लिए बना है, और शासन करने के बनाने वाले जो कानून थे, जब अंग्रेज आए थे 150-200 साल गुजर गया उन कानूनों के बने हुए, उनका एक सूत्री काम था कि जो हमारी नहीं सुनेगा उसको हम दंडित करेंगे। हमारी मतलब मेरी नहीं सुनेगा, सरकार की नहीं सुनेगा। अब ये जो बदलाव आया है, उस बदलाव से क्या फर्क आएगा, जिसमें कि सिद्धांत है कि नागरिक पहले, न्याय पहले, गरिमा पहले। तो आपको लगता है कि इसमें जो बदलाव आए हैं, हिंदी नाम से शुरू हुआ है, तो उसमें कुछ फर्क पड़ेगा? सभी दर्शकों को जोहार। जरूर फर्क पड़ेगा, इसलिए भारत सरकार के द्वारा ये 3 नए कानून लाए गए हैं। ये जरूरी है हमें समझना कि जब आप भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो उसमें जब आप आर्टिकल 13 क्लॉज 2 है, जो बोलता ये है कि कोई भी इस देश में कानून बनेगा, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा तो उसे गैर संवैधानिक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके अलावा 13 क्लॉज 1 जो है, जिसमें बोलता है कि जो कानून भारत संविधान बनने से पहले बने थे, उसमें अगर कुछ भी ऐसा प्रावधान है जो भारतीय मूल अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स है, अगर उनको वायलेट करता है तो उनको गैर संवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा जब आप संविधान में ही आर्टिकल 395 जो रिपील के बारे में बात करता है वो पढ़ेंगे, तो वो ये बोलता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये सब जो कानून थे, इसको हम लोग आज से रिपील करते हैं। तो भारतीय, जब हम बात कर रहे हैं 1947 के आसपास की, तो उस समय भी भारतीय संविधान या भारतीय सरकार के पास एक पावर था
कि वो रिपील वाले प्रावधान में ही ये जितने कानून हैं, देखिए जब हम कानून की बात करते हैं तो जो नए कानून आए हैं या जो पुराने कानून थे वो बेसिकली सब्सटैंटिव और प्रोसीजर लॉ का पार्ट है। ये कानून है जो एक परिभाषा देता है। जब आप भारतीय न्याय संहिता की बात कर रहे हैं तो वो परिभाषित करता है कि रेप किसे बोलेंगे, राजद्रोह किसे बोलेंगे, आतंकवाद किसे बोलेंगे, मर्डर किसे बोलेंगे, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा जो साक्ष्य अधिनियम है वो बताता है कि इन सब चीजों में जब कोई भी घटना घटेगी तो इन सब का प्रोसीजर क्या है। तो अब बहुत चीजों में बदलाव लाया गया है, बहुत चीज़ों में मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसे जब आप साइबर क्राइम्स की बात करते थे या जो नए नए कानून आते थे, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एक अलग से 2001 में लाया गया जिसमें हम साइबर क्राइम्स के बारे में बात कर रहे थे। तो भारत सरकार अलग अलग माध्यम से जब जरूरत पड़ती थी उसके हिसाब से कानून बनाती थी। तो अब हमें ये भी सोचना जरूरी है कि इतने सालों के बाद एक जरूरत पड़ी और लोगों में उत्साह भी है कि भाई वो चाहते थे कि जो पुराने कानून हैं, जो 1860 के कानून है, या जब आप कॉलेज में भी जाते होंगे, स्कूलों में जब हम लोग बातचीत रखने जाते थे कि आपके लिए इस कानून में ये प्रावधान है, तो बच्चे पूछते थे हमेशा कि ये तो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था। तो अब थोड़ा बदलाव है, अब लोगों में उत्साह है कि भाई हमारे लिए हमारा देश का एक कानून बना है। तो अब कानून में आप कुछ कुछ बदलाव जैसे देखेंगे कि अब अगर 7 साल से जो सजा है, मान लीजिए कि कोई एक घटना घटा, रेप का घटना घटा या मर्डर का घटना घटा, तो उसमें आपको मैंडेटरी फॉरेंसिक रिपोर्ट या वीडियो रिकॉर्डिंग, कैमरा, ये सब का यूज करना है। अब इसमें आप देखेंगे कि अभी ही थोड़ा सा जो हमको लगता है, जो हमें समझना है, और जो परसों को जब चीफ जस्टिस का भाषण चल रहा था, भारत के जो चीफ जस्टिस है वो यही बोल रहे थे, ये कानून तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुधारेंगे और लोगों के पास ये कानून का आइडिया होगा। लोगों के पास बोलने का मतलब है स्टेक होल्डर्स के पास। अब जब हम ये कानून की बात कर रहे हैं तो ये कानून किसके लिए है? पहला तो लोगों के लिए है, लोग ही इसके बारे में जानेंगे, तो बहुत जरूरी है कि एक वाइड सर्कुलेशन हो। उसके अलावा इसमें बहुत जरूरी है कि पुलिस, क्योंकि जब एफआईआर होगा तो पुलिस ही लिखेगी कि इस धारा के तहत एफआईआर किया गया, तो क्या पुलिस को इसके बारे में पूरी जानकारी है कि नहीं है, वो मुझे लगता है कि वो भी एक बड़ा ये है कि सारे पुलिस की तो ट्रेनिंग चल रही है अलग अलग लेवल पर, लोअर लेवल से लेकर हाई लेवल पर ट्रेनिंग चल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बहुत अच्छी बात उठाई, हम आते हैं फिर आपकी तरफ। नीलिमा, आप ये बताइए कि जो आपने पढ़ाई शुरू की, इस कानून के बनने के पहले पढ़ाई शुरू की आप दोनों ने, और ये इस कानून को अब प्रैक्टिस में जाना है आपको, ठीक है ना? तो आपको क्या फर्क लगता है ओवरऑल कि हमने जो पढ़ा, जो ब्रिटिशर्स के कानून थे, और भारत सरकार ने जो नए 3 संहिता बनाई, इन 3 संहिताओं में क्या अंतर आएगा जिससे कि नागरिक की गरिमा बहाल होगी और नागरिक को ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी न्याय मिल जाएगा? जी, पहले जो कानून थे वो ब्रिटिशर्स के बनाए हुए थे, उसमें मेन फोकस किया गया था कि कैसे किसी का कोई गलत करते हैं तो पनिशमेंट को लेके मेन उनमें बात की गई थी। पर जो अब के नए कानून बनाए गए हैं उसमें न्याय को लेके बात की गई है, उसका मूल मतलब मेन पॉइंट उसका न्याय को लेके, जस्टिस को लेके। तो एक ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ चेंज आ रही है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करती हूँ, जब मैंने पढ़ा था तो हम सब ने 1860 वाले पढ़े हैं, ब्रिटिश वाले लॉज पढ़े हैं, और हमने उसी चीज़ को याद भी किया है। पर आज जाके वो चीज़ें चेंज हो रही हैं। उसमें अच्छी भी चीज़ें हैं कि बहुत सारे बदलाव किए गए हैं जो कि आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी थे। पहले के टाइम पे ऐसे कुछ भी लॉज हैं जैसे कि एडल्ट्री वगैरह, ये सब हम लोग यूज़ नहीं करते थे, तो वो बस थे। उससे अच्छा है कि नए कानून में लाके वो सब चीज़ों को हटा दिया गया है जिनकी अब ज़रूरत नहीं है हमारे देश में स्पेशली। तो ये मेन चीज़ हटाई गई है। दूसरी चीज़, जेंडर न्यूट्रल की बात की गई थी कि चीज़ों को कैसे समानता रखा जाएगा लिंग में, किसी ये नहीं कि बस मेन को लेके है या फिर वुमेन को लेके रहेगा। तो इसमें ये भी चेंजेस की गई हैं कि यहाँ पे अक्यूज्ड की राइट के लिए भी बहुत बात की गई है कि उनको भी कैसे चीज़ें, अगर उनको राइट मतलब अधिकार मिलता है तो वो क्या क्या उनको प्रोविजंस दिए जाएंगे। जैसे कि कोई कोई लोग के केस चल रहे होते हैं 10 साल से 15 साल से, तो एक तरह से ये चीज़ों में कम होगा। अब वो टाइम बाउंड कर दिया गया है कि 3 साल के अंदर उसको ख़त्म कर देना है। अगर आपकी पहली हियरिंग हो चुकी है तो 60 दिन के अंदर आपकी चार्जेस फाइल हो जानी चाहिए। तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये नागरिक के लाभ के लिए ही बने गए हैं, ताकि उनके जो वक्त और उनका सब चीज़ जो जा रहा है उसे कम करने के लिए, वो ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना हो, ज़्यादा चीज़ें हो नहीं, इसी कारण से नए कानून को लाया गया। तो ये चेंजेस हैं इसमें। देखिए, आपने जो चीफ जस्टिस के भाषण का जिक्र किया, मूल चीज़ ये है कि जिस पुलिस पर सारा दारोमदार है, 2 ही जगह है, 3 जगह मान के चलिए। एक तो स्टेक होल्डर जिसने क्राइम किया, जिसके अगेंस्ट क्राइम हुआ, दूसरा हुआ जिस पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट किया, और तीसरा कि कोर्ट में जाता है। ये तीनों को समय सीमा के अंदर
करने की बात कही गई है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैंने समझा है, या आप लोग जो कह रहे हैं उससे मैं समझ पाया हूँ, तो मूल ये है कि पुलिस का संख्या बल जो होना चाहिए अपराधों की तुलना में, वह संख्या बल है क्या, फॉरेंसिक के वो लैब्स हैं क्या, और तीसरे कि ये जो हर किसी को न्याय पाने का अधिकार, चाहे एक्यूज्ड हो या जिसके साथ जो पीड़ित है, दोनों को न्याय पाने का अधिकार है। और अंतिम चीज ये कि दंड इसलिए बनाया जाता है कि लोग डरें नहीं। जी, आप कह रहे हैं कि लोग सुधरे, तो उसके लिए जो व्यवस्था की वो व्यवस्था क्या है? ये बहुत ज़रूरी है समझना कि इस कानून के तहत जब जैसा मैडम बता रही थी कि न्याय की बात की गई है, और बहुत चीज़ें जो हैं उसमें टाइम पीरियड फ्रेम्ड है। अलग अलग चीज़ों में एफआईआर के लिए ऑनलाइन 3 दिन का समय है, उसमें आपको रिपोर्ट देना है। तो हर जगह पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट की ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। तो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि अब पुलिस बहुत जगह लूप होल करके काम करके या निकल सकती है ऐसे करके। पहले क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता था। उसके अलावा जजेस के पास भी एक टाइम पीरियड दिया गया है कि जब वो केस चलेगा तो कितने दिन तक चलेगा। वो आप मुझे ये बताएं कि पहले जो था इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जी की महत्ता कितनी थी अदालत में जी, और 1 जुलाई से उसकी महत्ता कितनी बढ़ जाएगी? अब महत्ता पहले भी थी, लेकिन अब महत्वपूर्ण बहुत बन जाएगा, क्योंकि अब कानून में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि आपको अगर कोई भी क्राइम होता है तो आपको फॉरेंसिक रिपोर्ट करना है, आपको सारे साक्ष्य जो हैं उसका कैमरा रिकॉर्डिंग होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, इन सब चीजों को आपके पास, सरकार के पास अपने पुलिस रिपोर्ट में लाना है। अब इसलिए जब चीफ जस्टिस का भाषण सुनेंगे तो उसमें उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है। अब जैसे झारखंड राज्य में क्या हमारे पास रांची में फॉरेंसिक टीम अवेलेबल है, क्या साहिबगंज में क्राइम होगा तो फॉरेंसिक टीम अवेलेबल होगी कि नहीं हो पाएगी? तो इन सब चीजों में इंफ्रास्ट्रक्चर की जब एक बदलाव आया आजादी के बाद इस मुल्क में, या यूं कहें कि पिछले 10-20 सालों में जी, कि सड़कें गांव-गांव तक पहुंच गई हैं, और यह पहुंचने का एक आसान माध्यम हो गया है। यह भी हो सकता है कि उग्रवादियों को कंट्रोल करने के लिए भी सड़कें इतनी जल्दी जल्दी बनाई गई ताकि उन तक पहुंचा जा सके, यह हो सकता है। पहुंच तो हो गई। आज हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात करते हैं, मीडिया की बात करते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि आज भी लोग पेड़ पर चढ़ करके बतियाते हैं। तो अगर उसके पास टावर नहीं पहुंचेगा ठीक ठाक से, जिसका सिस्टम है, बीएसएनएल का अपना सिस्टम है जो सुदूर इलाकों तक पहुंचा हुआ है, लेकिन उसका जो फंक्शन है, तो ये हम कह रहे हैं कि आधारभूत संरचना जब तक मजबूत नहीं होगी तो जो सिद्धांत है नागरिक पहले, न्याय पहले, गरिमा पहले, तो उसमें हम कितना कामयाब हो पाएंगे? नीलिमा जी, हो जाएंगे हम लोग, क्योंकि जिस तरह से हम लोग कैशलेस इंडिया की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज़ हम लोग डिजिटलाइजेशन से चालू कर दिए। तो इसमें कानून में भी उन्होंने कोशिश की है कि डॉक्यूमेंट मतलब बस लिखे हुए कागजात पे नहीं भरोसा करके, मतलब कि बस वही एक मात्र नहीं होना चाहिए, बल्कि डिजिटल वाले भी जितने डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उनका भी एक्सेप्टेंस। जैसे कि अब अगर कोई भी स्टेटमेंट लेता था तो पहले वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह स्टेटमेंट का जरूरी नहीं था, पर आज के टाइम पे ये नए कानून से ये सब चीज़ मैंडेटरी कर दी गई है कि अगर वीडियो मतलब कि अगर स्टेटमेंट ली जा रही है सेक्सुअल वायलेंस के लेके या फिर किसी भी चीज़ को लेके, तो उन सारे स्टेटमेंट का वीडियो रिकॉर्डिंग अब कंपलसरी है। इनफैक्ट वही जैसे इन्होंने बात की अभी सर ने कि फॉरेंसिक टीम्स के लिए, एक्सपर्ट के लिए बहुत नीडेड कर दी गई, तो वो बात सच्चाई है। साक्ष्य अधिनियम जो है, इसमें जो बदलाव हुआ जिसके बारे में आप बता रहे हैं, आप दोनों बता रहे हैं, उसमें थोड़ा मोटा मोटा बताइए, पब्लिक हमारी दर्शक समझ सके। उसमें मेन चीज यही की गई है कि डिजिटलाइजेशन को बहुत बढ़ावा दिया गया है। माने ऑडियो रिकॉर्डिंग हो या वीडियो रिकॉर्डिंग हो, सबको, इनफैक्ट व्हाट्सएप चैट से लेकर मैसेज से लेकर ईमेल, हर चीज को बढ़ावा दिया गया, हर चीज को एक साक्ष्य की तरह माना जाएगा। इसमें मोटा मोटी ये मेन चीज आती है। इसके अलावा इसमें एक टाइम पीरियड दिया गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि रेप का घटना घटा, तो बहुत जरूरी है कि 3 दिन 4 दिन के भीतर या 7 दिन के भीतर मेडिकल हो जाए, मेडिकल जांच हो जाए। तो इस कानून में वो क्लियरली लिख दिया उन्होंने कि भाई 7 दिन के भीतर अगर कोई भी रेप की घटना होती है तो आपको मेडिकल जांच का रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष उपलब्ध कराना ही कराना है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें लाई गई हैं, और टाइम पीरियड जो डाला गया है सरकार के द्वारा वो बहुत ही तारीफ वाली बात है। जैसे पहले था कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और ये तारीख पर तारीख का मैंने कोई सीमा नहीं था। अब क्या फर्क पड़ेगा उसमें? जी, इसमें सबसे बड़ी चेंज की गई है कि पहले जैसे आपने कहा कि तारीख पे तारीख वाली चीज, पर अब बोला गया है कि अगर कोई भी रजिस्टर हो रहा है केस, तो आपको 3 साल के अंदर उसको जस्टिस दिलाना है, इक्विटेबल जस्टिस।
तो ये सबसे मेन चीज़ की गई। दूसरी चीज़ की गई है कि अगर पहली हियरिंग आपकी होती है तो 60 दिन के अंदर चार्जेस फ्रेम हो जाने चाहिए। फिर चार्जशीट के लिए भी 90 दिन की चीज़ दी गई है कि उसके आगे लिमिट नहीं बढ़नी चाहिए। हाँ, कुछ अगर एक्स्ट्रा चीज़ हो, सर्कमस्टांसेस हो, तो फिर अलग एक्स्ट्रा दिन दे दिए जाते हैं। एक सोनल, हम ये जानना चाह रहे हैं कि एडवोकेट्स आमतौर पर अपने अपने क्लाइंट के प्रति थोड़ा ज़्यादा लॉयल होते हैं और वही तारीख लेते हैं अपने हिसाब से, तो इस कानून के बनने से फ़र्क क्या आएगा? अभी भी वकील कोशिश तो करेंगे तारीख पे तारीख लेने का, लेकिन जहाँ तक मेरे ख्याल से एक ड्यूटी बनेगी मजिस्ट्रेट के ऊपर, क्योंकि देखिए जब तारीख पे हम लोग बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी है, जैसे आप सुनते नहीं, मेरी जानकारी में पुलिस लेवल पर और जुडिशरी लेवल पर दोनों जगह पर रिगरस ट्रेनिंग चल रही है जी नए कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हम ये कह रहे, जो आप से जानना चाह रहे हैं, दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि फर्क पड़ेगा क्या तारीख पर तारीख? एकदम फर्क पड़ेगा। मतलब मैं उसी बात पे आ रहा था कि मान लीजिए कि आपको 7 दिन के भीतर मेडिकल रिपोर्ट जमा करना था और आपने नहीं किया, तो मजिस्ट्रेट आपके खिलाफ एक्शंस लेगा, आईओ के खिलाफ एक्शंस लेगा, ये बहुत जरूरी है। या मजिस्ट्रेट आपके खिलाफ फाइन इंपोज करेगा। आईओ तो कहेगा कि हम विधि व्यवस्था में चले गए थे, अब हम क्या करते हुजूर, विधि व्यवस्था में नहीं जाते तो वहां भी खिंचाई हो जाती। यही एडवांटेज, जो पहले जो एडवांटेजेस लिए जाते थे, आई थिंक वो थोड़ा कंट्रोल होगा, क्योंकि अब प्रॉब्लम यही आता है फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात पे। मान लीजिए आपके पास 4 पुलिसकर्मी हैं तो आप फंसे रहेंगे, बाकी चीजों में फंसे रहेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि इसके लिए, मतलब मुझे लगता है कि इस कानून के आते ही थोड़ा सा हम लोग बात कर ले नागरिक सुरक्षा संहिता जो है जी, उसमें फर्स्ट क्या है? जहां तक मेरी जानकारी है कि स्त्रियों और बच्चों के प्रति थोड़ा सा ज्यादा उसको अकाउंटेबल बनाया गया है, तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? हाँ बोलिए नीलिमा जी। पहले से थोड़ा डिफरेंस आया है, जैसे महिलाओं को लेके और बच्चों को लेके इसमें बोला गया कि अगर कोई बच्चों से गलत काम करवाता है उसके लिए कोई पहले कानून वैसे नहीं थे कि स्पेशली उनको अपराध मतलब किए करते हैं कि नहीं करते हैं, पर आज के टाइम पे वो भी पनिशेबल हो जाएंगे। कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ अगर आप जी वर्क ले रहे हैं तो आप पनिशेबल हैं। हाँ, चाइल्ड राइट्स जी उसमें आते हैं। बट उसी में साथ ही में क्या गया है कि कुछ थे जो कि बोलते हैं ना साइड से किया है, उन्होंने बस अबेट किया था, ऐसा खुद से नहीं करवाया था, तो इसके लिए भी बन गए कानून कि वो उन लोग को भी पनिशमेंट्स मिलेगी। दूसरी चीज, सबसे मेन चीज है जो आज हम लोग सब देखते हैं, रेप को लेके सबसे बड़ी समस्या है। तो उसमें गैंग रेप को लेके सबसे बड़ी चीज थी कि पहले के नियम में 16 साल के नीचे के लिए अलग थे और 12 साल के नीचे के लिए अलग थे, पर अब जो नई वाली नियम आई है उसके अंडर ये चीज हो गए हैं कि पूरे 18 साल के नीचे जितनी भी लड़कियां हैं उनके साथ अगर कोई गैंग रेप होता है तो उनमें पनिशेबल वो डेथ टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है ये चीजें। तो ये सबसे मेन चीजें चेंज की गई है। और कुछ चेंज है क्या सोनल? इस पे मैं बस यही ऐड करना चाहूंगा कि जो भी पहले भी जो चीजें थी ऑलमोस्ट वैसा ही है। ऐसा नहीं है कि बहुत, मतलब आप अगर रेप की परिभाषा देखेंगे तो रेप की परिभाषा बदल गई है, ऐसा नहीं। कुछ चीजें हैं कि उसकी परिभाषा नहीं बदल सकती। थप्पड़ मारने की परिभाषा क्या बदलेगी, रेप की परिभाषा में क्या बदलाव आया? लेकिन ये जो बदलाव आया है उस बदलाव से रेप विक्टिम्स जो हैं उनको कितना जल्द न्याय मिलेगा? हालांकि पिछले 10 सालों में अगर उठा करके आंकड़ा देखें तो बहुत जल्दी न्याय मिल रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। सजाएं हो रही हैं, इसमें भी नहीं है। कुछ मामलों में तो साल भर के अंदर हो जा रहा है जो देखने में आया। अब इस बदलाव से क्या फर्क पड़ जाएगा? जैसे जब हम आर्टिकल 21 के बारे में बात करते हैं तो उसमें यही बात करते थे कि डिग्निटी, तो डिग्निटी जब रेप विक्टिम की बात करते हैं तो हम लोग उसका एक अलग एंगल ले जाते हैं कि राइट टू स्पीडी ट्रैक, फास्ट ट्रैक मोड में हमारा केस करना चाहिए। तो ये भी अब मजिस्ट्रेट के पास प्रावधान दिया गया है, या महिलाओं का जो चैप्टर नए कानून में डाला गया है उसमें उसके तहत फास्ट ट्रैक के लिए भी अगर वो एप्लीकेशन दायर करेंगे तो सारे ऐसे केसेस फास्ट ट्रैक मोड में चलाए जा सकते हैं। इसके अलावा कॉम्पनसेशन को लेकर जो पहले था, विक्टिम कॉम्पनसेशन को लेकर, वो भी अभी भी रखा गया है। उसमें रेप जो विक्टिम है उनको 6 लाख 9 लाख रुपए का जो भी मुआवजा मिलना था वो प्रावधान अभी भी है। तो ऐसा नहीं है कि मैं उसी बात पे आ रहा था कि अब वकीलों के लिए बहुत मेहनत का काम है, क्योंकि पहले क्या होता था कि हम लोग कॉलेज में पढ़े कुछ अलग, ये सेक्शन ये है, ये सेक्शन ये है, ये सेक्शन ये है। अब थोड़ा बदलाव हो गया है कि ये सेक्शन पे ये बात बोलना है, ये सेक्शन पे ये बात बोलना है। सेक्शन में जैसे हम बात करें 144 की बात करें जी, 107 की बात करें जी, 420 की बात करें, मैंने कुछ जो कॉमन है ये 302 की बात करें, 376 की बात करें, पूरा बदल चुका है। तो ये इसमें क्या बदलाव आया है और इस बदलाव से जो विक्टिम है उसको न्याय पाने में कितनी आसानी होगी या कितनी देर होगी? क्या बदलाव है? क्या कि आपने जो पढ़ा
और अब जो पढ़ करके आप जिस तैयारी से जाना है, रोज पढ़ना है, रोज नई तैयारी से जाना है। इसको थोड़ा हम लोग ना अगर मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजिकल माइंड से देखें और समझने की कोशिश करें तो पहले क्या होता था, जैसे ही मान लीजिए कि कोई एक विक्टिम से जब हम लोग मिलते थे और उनके साथ जब शब्द हम लोग इंडियन पिनल कोड सीआरपीसी यूज करते थे तो उनको लगता था कि ये बड़ा इंग्लिश टर्म है और इस पे हम क्या पढ़ने जाएंगे, इसको क्या देखने जाएंगे, इस तरीके का था। अब हमको लगता है कि थोड़ा सा वो एंगल चेंज होगा और ये बहुत जरूरी है लोगों के पास समझ में आना कि वकील आपको कोर्ट में मदद कर सकता है, लेकिन केस को मजबूत बनाना या केस को समझना ये क्लाइंट की भी जिम्मेवारी है, विक्टिम की भी जिम्मेवारी है। तो मेरे ख्याल से जो बदलाव आए हैं उसके कारण एक जो विक्टिम है या जो देश के नागरिक हैं उनको एक अलग समझ में आएगा कि मैं भी इसको पढ़ सकता हूँ और मैं भी अपनी बातों को कोर्ट में रख सकता हूँ या वकीलों के पास रख सकता हूँ। अब ये बस वो इंग्लिश वाला माध्यम नहीं बन गया है। नहीं, इंग्लिश वाले माध्यम में थोड़ा नीलिमा आप दोनों के लिए है जी जी कि हिंदी में जो टर्म्स इस्तेमाल होते हैं आमतौर पर, फिर उसके लिए डिक्शनरी खोजिए और अंग्रेजी का वर्ड खोज करके ले आइए, इसलिए कि बहुत सारे शब्द इतने क्लिष्ट होते हैं कि वो समझ में नहीं आते क्या है। जैसे कि अभी भी उर्दू और फारसी के जो शब्द आपके यहाँ चलते हैं उसके लिए बिना डिक्शनरी के कोई गुजारा नहीं है। जो रेगुलर काम कर रहा है उसको भी डिक्शनरी चाहिए। तो अभी जो बना उसमें सहजता कितनी है ये जानना चाहते हैं, इसलिए कि आम आदमी। हाँ बोली। हाँ जी, मैं बोल रही थी कि भले ही नाम चेंज किए गए हैं मेन नाम पर, जो अंदर के मैटर्स हैं उन्हें हिंदी में नहीं चेंज किया गया है, उन्होंने ऐसा ही रखा है। जो चीजें बोलचाल की भाषा जी 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 वो सेम है, उसमें चेंज नहीं किए गए, बस नाम को चेंज कर दिया गया है। लोगों को इसीलिए बहुत लगा था कि कहीं नया नाम है, अंदर में सब चीज नया हो जाएगा, नए हिंदी में सब कुछ हो जाएंगे, पर वो वैसे नहीं है। वो चीज दो हिंदी होती है, एक सरकारी हिंदी होती है और एक हम लोग बोलचाल की भाषा में। सरकारी हिंदी जो होती है उसमें अधियाचना करना, ठीक है ना। तो इस तरह के जो वर्ड आते हैं उसके लिए डिक्शनरी ढूंढिए। अधियाचना करने का मतलब क्या होता है, सामान्य आदमी तो नहीं समझ पाएगा। हाँ। है कि नहीं है जी। सही। तो ये जो कानून बने वो आम बोलचाल जो लोग समझ सकें, भाषा तो इसीलिए कम्युनिकेट करें नहीं, तो उसमें कितना फर्क पड़ेगा समझने में लोगों को। नहीं, कानून इसलिए भी बनाया जाता है कि वो जनता के बीच जाए। और जहां तक आप बात कर रहे हैं दूसरे की हम दंड की जो बात करते रहे थे सोनल, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप देखिए निर्भया कांड में जो सुधार किया गया था, कानून में संशोधन हुए थे, उस भय से जो रेप रुकना चाहिए था, गैंगरेप रुकना चाहिए था, आप उठा के आंकड़े देख लीजिए, दिल दहला देने वाले आंकड़े हैं। तो ये जो समाज में चीजें क्या कहेंगे उसको जबरदस्ती करा रही हैं, उसको अगर ठीक नहीं करें, कितना हो कड़ा कानून बना दें, नहीं इसको क्या होगा, फांसियां न चढ़ जाएंगे। अब ये जो टर्म है कि वो कानून का जो भय होता है और कानून में सुधारने की जो गुंजाइश है, जो नागरिक सुरक्षा संहिता में है कि हम सुधारने की ओर ले जाएंगे, तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा। इसको हम थोड़ा सा आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग बीच में सुने होंगे कि बच्चियों के साथ अगर रेप होगा तो उसमें फांसी की सजा दिलाई जाएगी। तो इसको लेकर दोनों तरफ से बातचीत हो रही थी कि हाँ दिलाई जाए, एक तरफ था ना दिलाई जाए। हम थोड़ा ना दिलाना क्यों ना दी जाए उस पर बात करते हैं। तो उसका एक बहुत अच्छा जो मनोवैज्ञानिक विचार था वो ये था कि पहले मान लीजिए रेप हो रहा है, किसी बच्चे के साथ रेप हुआ, विक्टिम चला गया, विक्टिम वहीं रह गई और जो रेप किया वो निकल गया। वहां पे सजा क्या है, 10 साल 14 साल 20 साल जो सजा है, जो मिलना है। अब मान लीजिए कि कोई एक क्रिमिनल है जिसको पता है कि भाई हम रेप भी करेंगे तो हमको सजाए मौत है और हम मर्डर भी करेंगे तो हमको सजाए मौत है। तो अब क्या करेगा, वो रेप करेगा, उसके बाद उस लड़की का मर्डर भी करेगा। तो इस तरीके से हम लोग को थोड़ा सा जब भी जो कानून बनता है तो उसको मनोवैज्ञानिक विचार से हर तरीके से समझना चाहिए, उसको कैसे इसका इम्प्लीकेशंस लोगों के बीच जाएगा वो तरीके से। तो जहां तक इस कानून में आप बात कर रहे हैं, ऐसे सारी चीजें कोशिश की गई हैं कि लाई जाए, लेकिन जब भी कानून बनता है समय समय पे कानून पे बदलाव किया जाता है। धीरे धीरे इस कानून में भी बदलाव किए जाएंगे। इसको हम लोग कंक्लूड करते हैं। 1 मिनट में आप ये बताइए कि कितना प्रैक्टिकल और कितनी आसानी से न्याय मिल सकेगा नए बदलाव से। सबसे बड़ी बात है कि जो मैं मानता हूं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो इतने दिनों से जब कानून के बारे में, क्रिमिनल लॉ के बारे में जब भी बातचीत होती थी, उन सब चीज़ों को बहुत हद तक कोशिश की गई है कि सारी चीज़ों को लाई जा सके। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि आप जब देखेंगे देश में तो सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी बातें बताता है कि कानून में ये मिसिंग है, कानून में ये मिसिंग है। तो इन सब चीज़ों को इसके अंदर लाने की कोशिश की गई है। तो बहुत मुझे लगता है कि ये जो नए कानून आए हैं वो जस्टिस सेंट्रिक है, मतलब
लोगों को न्याय मिले, लोगों को दोनों पक्ष को न्याय मिले, जी, लगे जल्दी से जल्दी मिल सके जितना जल्दी उनको। हो सके। जी हाँ नीलिमा, कंक्लूड करिए। हाँ जी, मेरे सबसे वही था कि जल्दी से जल्दी लोगों को न्याय मिल सके, वरना बहुत लोग होते हैं कि 10 साल तक चल रहा है, 20 साल तक चल रहा है, इस चीज को कम करने के लिए, क्योंकि पेंडेंसी तो गवाही बहुत गायब हो जाता है ना, गवाह ही गायब हो जाता है। अब साक्ष्य को लेके इसीलिए ऐसी चीजें हो गई हैं कि वीडियोग्राफी चीजें, फिर रिकॉर्डिंग्स हो गए, ऑडियो वीडियो, ये सब चीज कंपलसरी कर दी गई। इनफैक्ट फॉरेंसिक की बात की गई है, तो इस चीज से ये सब चीज थोड़ी जल्दी होगी। बाकी एक चीज जो है कि इस देश में बहुत अच्छी बात है कि ये कानून जो बना है वो रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड करता है। अब एक चीज समझना है कि जैसे जो मुंबई का ब्लास्ट हुआ था, सबको पता था कि अजमल कसाब मारा है, लेकिन आप देखिए कि उसको जितना रेमेडी है वो मिला। क्यों मिला? क्योंकि हमारे देश में रूल ऑफ लॉ, इससे बड़ा कुछ नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि ये जो तीनों कानून बनाए गए हैं वो रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करते हैं। आज तो बस इतना ही। हम यह मान के चलते हैं कि जिस सिद्धांत पर यह कानून बना है, नागरिक पहले, न्याय पहले और गरिमा पहले, इन सिद्धांतों का अनुपालन होगा। आप लोग आए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।